नमस्ते मित्रों। अब तक हम जूनियर अकाउंटेंट की मैटर के सिलसिले में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के 37 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम 38 से आगे के क्वेश्चंस हल करके दिखाएंगे। आप बहुत ही ध्यान से इनको देखें, उम्मीद है आपके काफ़ी काम आएंगे। तो ये पहला 38वां सवाल है इसका, विदेशों से माल आयात करने की दशा में खरीद किस आधार पर की जाएगी। देखो, कोई माल जब ख़रीदा जाता है तो उसके कुछ शर्तें होती है। माल को कहाँ कितने बजे आएगा, माल कहाँ पहुँचाओगे, ये सब शर्तें जो होती है, इन शर्तों के आधार पर इन शर्तों के अलग अलग रूप दिया हुआ है, FOB, FOR वगैरह। तो विदेशों से जब माल आयात करते हैं तो वो FOB शर्त की पालना करनी पड़ती है। FOB, इस FOB शर्त के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 39, किस राशि तक की हानि की सूचना महालेखाकार को दिया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कितने रुपए से कम की हानि अगर हो तो महालेखाकार को सूचना देना ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर आप देखें, 20,000 रुपये से कम की अगर हानि है, 20,000 रुपये तक की हानि, इसके लिए किसी भी कार्यालय को महालेखाकार को सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है, कोषागार में प्रेषण के दौरान रोकड़ की हानि की सूचना किसे प्रेषित की जाएगी। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, कोषागार में प्रेषण के दौरान, कोषागार में रखने जाने के दौरान अगर रोकड़ की हानि होती है तो इसकी सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आया 41वां क्वेश्चन, संपत्ति के क्रय अथवा नीलामी में निविदा पुनः आमंत्रित करने या नीलामी पुनः करने के परिणाम स्वरूप हुई हानि। यानी टेंडर निकाले, एक बार निकाले, फिर किसी कारण रोक दिए, फिर दूसरी बार जब निकाले तो इस दौरान जो राशि की हानि तो होती है, तो इसकी हानि की सूचना कब तक प्रेषित करनी होगी। एक अवधि है, उस अवधि तक उसको प्रेषित करना होता है। तो कब तक प्रेषित करना होता है? तो इसमें आया है स, आपका उत्तर है स, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को इसकी सूचना जो है वो प्रेषित करनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 42, जो हानियां नियमों के अधीन सरकार को सूचित नहीं की गई का वार्षिक विवरण कौन किसे प्रस्तुत करना होगा। यानी जो हानि हुई है लेकिन नियमों के अधीन जो सरकार को उसकी सूचना नहीं दी गई है, तो इसका वार्षिक विवरण कौन बनाएगा और किसे प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हमारे पास यहाँ है कि इसका विवरण बनाएगा विभागाध्यक्ष और भेजेगा किसको? प्रशासनिक विभाग को। तो उत्तर हुआ आपका स, विभागाध्यक्ष भेजेगा प्रशासनिक विभाग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक हानि की दशा में किस राशि तक की हानि की रिपोर्ट सरकार या महालेखाकार को भेजा जाना आवश्यक नहीं है। तो देखो, हानि किसी तरह की हो सकती है, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कोई हानि हुई हो तो उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार, ये सरकार या महालेखाकार को भेजा जाना आवश्यक नहीं है। किस राशि तक के, कितने रुपए तक की ज़रूरी नहीं है, उससे अधिक अगर हो तो राज्य सरकार को भेजी जानी ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसमें आ गए 15,000 रुपये तक, इसमें आ गया 15,000 रुपये। द आपका ऑप्शन सही है। हानियों के लिए उत्तरदायित्व के प्रवर्तन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश किस परिशिष्ट में है। यानी कि हानि हुई है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये तय करते हुए जो निर्देश दिए गए हैं वो किस परिशिष्ट में है। तो GF&R के परिशिष्ट, कौन से परिशिष्ट में? GF&R के परिशिष्ट 2 में। ठीक है, GF&AR के परिशिष्ट 5 में ये अंकित है। ठीक है, परिशिष्ट 5 में ये है कि हानियों के लिए उत्तरदायी कौन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, GF&AR यानी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस भाग में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया। वित्तीय शक्तियाँ, प्रत्यायोजन कहते हैं एक शक्ति अपने अधीनस्थ को देना। ठीक है, तो इसमें किस भाग में है ये शक्तियों का प्रत्यायोजन? तो शक्तियों का प्रत्यायोजन है GF&AR के भाग 3 में। ठीक है, आपका उत्तर हुआ स, 3।
क्वेश्चन नंबर 46, ये देखना कि सरकार को देय समस्त राशियां समय पर वसूल और लेखबद्ध होकर जमा करा दी गई है कि स्वयं कर्तव्य है। सरकार को दे, सरकार के पास में जो राशियां जाती है कार्यालयों से किसी तरह जमा होकर, तो वो देय राशियां समय पर वसूल हो गई है और उनको लेखाबद्ध कर दिया गया है, ये देखना किसका कर्तव्य है। ठीक है, इसका अर्थ सीधे सीधे यही है कि ये देखना किसका कर्तव्य है। तो इसमें कर्तव्य होगा नियंत्रण अधिकारी का। जो उसका नियंत्रण अधिकारी है उसका ये कर्तव्य है कि वो देखे कि समय पर राशि वसूल हो गई है और लेखाबद्ध भी होकर जमा करा दी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 में कोषागार में जमा और लेखबद्ध की गई प्रतियों का विवरण किस प्रपत्र में नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाएगा। कोषागार में जमा जो राशि कराई गई है और जो लेखन किया गया है, इसकी प्रतियों का विवरण भेजा जाना है। किस प्रपत्र में अपने नियंत्रण अधिकारी को भेजेंगे, वो किस प्रपत्र में अपने अधिकारी को भेजेंगे, तो इसके लिए आएगा प्रपत्र 13 GA 13। ठीक है मित्रों, अब यहाँ तक एकदम आपके बात क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में अशुद्धता पाए जाने पर किस प्रपत्र में शुद्धि करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। यानी राजस्व प्राप्त के वर्गीकरण में, यानी उसका क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसमें अगर अशुद्धताएं पाई जाती है तो किस प्रपत्र में भेजकर उनको शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, या क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसको GA 21 में भेजकर तय किया जाएगा। GA 21 को GA 21 कहाँ है देखें आप, क्वेश्चन नंबर 48। GA 21 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण के संबंध में। राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण के संबंध में अशुद्धताएं पाए जाने पर शुद्धियों हेतु प्रकरण कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 49 में है। उत्तर कौन सा आएगा? स। कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को, यानी कि ट्रेजरी के माध्यम से अकाउंटेंट जनरल यानी कि AG को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राजकीय बीमा एवं GPF से संबंधित प्राप्तियां। देखिए, हर कर्मचारी की बीमा और GPF की कटौतियां कटती है, उनकी कटौतियां काट के उनको जमा करवाया जाता है। तो उससे संबंधित अगर अशुद्धियां कोई हुई है तो इसके लिए अंतरण प्रविष्टि कौन और किसको प्रस्तुत करेगा, उसको शुद्ध करके कौन करेगा सही, भी ये गलत हो गई थी, इसको सही किया जाए, कौन करेगा बताइए आप। तो इसमें निदेशक बीमा और GPF महालेखाकार को भेजी जाएगी इसको प्रस्तुत, क्योंकि उसके हेड यही हैं और यही उसको करेंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ब। अब आ गए आप 51वें क्वेश्चन पर। राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग, जिसमें रेवेन्यू कलेक्ट होती है, राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग राजस्व प्राप्ति हेतु रसीद निम्न में से किस प्रारूप में देंगे। ये प्रारूप होता है, जैसे GA 55, GA 21, GA 13, ये सारे प्रारूप हैं। जैसे ऊपर भी दिया GA 13, GA 15, ये सारे प्रारूप है, लेकिन रसीद किस प्रारूप में दे है, किस प्रारूप में देते हैं वो। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन है कि विभागीय प्रारूप की रसीद, हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग रसीद हो सकती है, उसी प्रारूप में उसको वो रसीद देगा। यह है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में सामान्यतः प्राप्त राशियों को किस मद में जमा नहीं करना चाहिए, किस हेड में जमा नहीं करनी चाहिए राशि को। तो स्वाभाविक है कि सामान्यतः प्राप्तियां उच्चंत मद में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उच्चंत मद में, यानी ऊपरा ऊपरी जिसको कहते हैं ना अपन बोलचाल की भाषा में, एक उच्चंत मद होता है, उच्चंत मद में नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, बजट अनुपातों की तुलना में वास्तव में प्राप्त राजस्व के बजट महत्वपूर्ण अंतरों की सूचना किसे दी जाएगी। यानी बजट का अनुपात, बजट जो है ना, उसके अनुपात में वास्तव में कितना बजट प्राप्त हुआ है या कितना प्राप्ति है, उसका अंतर जो है उसकी सूचना वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाती है। तो वास्तव में बजट ये था और उसका हकीकत में ये है, और बजट का अनुपात ये था। तो उसमें उन दोनों में जब बजट मिलता है और उसमें और वास्तव में जो बजट है उसके अंदर अंतर आता है, तो उसको कहते हैं, उस महत्वपूर्ण अंतर की सूचना वित्त विभाग को भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54।
किराया योग्य भवन का रख रखाव किसी सिविल विभाग के विभागाध्यक्ष के पास है तो किराया वसूली के लिए कौन उत्तरदायी होगा? भाई जिसके पास में भवन होगा वही तो होगा ना, जिसके पास में उस भवन का रख रखाव होगा वही होगा, तो उस विभाग का जो विभागाध्यक्ष होगा वो इस भवन के लिए, भवन के किराए के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रत्येक न्यायालय को प्राप्त जुर्माने का विवरण प्रत्येक माह किसे भेजना अनिवार्य है? न्यायालय को जो जुर्माना प्राप्त होता है उसका विवरण न्यायालय भी आगे भेजता है। किसको भेजता है? इसका उत्तर है जिला एवं सेशन न्यायालय को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में जुर्माने के विवरण में से कौन सी रकम सम्मिलित नहीं की जाएगी? जुर्माने का विवरण जो है उसमें कौन सी रकम सम्मिलित नहीं की जाएगी? तो इसमें कौन सी रकम सम्मिलित है, आप अंदाज लगाएं। इसमें है आपके स्थानीय नगर पालिका में जमा करवानी हो तो वो जुर्माने की रकम में सम्मिलित नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 में आया स्थानीय नगर पालिका में जो राशि जमा कराने वाली हो वो जुर्माने के विवरण के रूप में सम्मिलित नहीं की जाती। 56 नंबर इस क्वेश्चन के बाद अब हम आ गए 57 नंबर क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन में राजस्व माफी का विवरण कब और किसे प्रेषित किया जाना है? राज्य की ये जो माफ़ी होती है, राजस्व माफ़ी रेवेन्यू की, उसका विवरण कब और किसको प्रस्तुत करना होता है? तो इसके अंदर सीधे है कि एजी को प्रत्येक वर्ष जून में, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल को प्रस्तुत करेंगे कब? हर साल 1 जून को, ठीक है, 1 जून को प्रस्तुत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्व माफी का विवरण किस प्रपत्र में भेजा जाता है? अब ये जो माफी का विवरण तो भेज रहे हैं, लेकिन ये विवरण किस प्रपत्र में भेजा जाएगा? 58, क्वेश्चन नंबर 58 में किस प्रपत्र में भेजा जाएगा? तो स्वाभाविक है, किस में भेजा जाएगा आप बताओ? ये जाएगा GA 16 में, GA 16 में माफी का विवरण जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्व माफी के विवरण में किस राशि तक के प्रकरणों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा? ये इसी का तीसरा है। भाई माफी का विवरण भेजना है, कब भेजना है, उसके बाद आ गया किस प्रपत्र में भेजना है और कितनी राशि तक की राजस्व माफी का विवरण भेजा जाना आवश्यक नहीं है, उससे अधिक का ही भेजना है, उससे कम वाला नहीं भेजना है। तो उसके अंदर आप बताओ, उसके अंदर है 500 से कम, यानी कि 500 रुपये से अगर कम की राशि है तो उसकी राजस्व माफी विवरण में भेजने की उसको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा विभाग राजस्व माफी का विवरण महालेखाकार के स्थान पर वित्त विभाग को भेजेगा? ये यहाँ छपने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, वित्त विभाग को भेजेगा। ये कौन सा है? कौन सा विभाग राजस्व माफी का विवरण महालेखाकार के स्थान पर वित्त विभाग को भेजेगा? कौन सा विभाग भेजेगा वित्त विभाग को? ठीक है, महालेखाकार के स्थान पर, यानी बाकियों को तो महालेखाकार को भेजना होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको महालेखाकार के स्थान पर वित्त विभाग को भेजना होता है। क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60, इसमें है हमारा जाना पहचाना शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को राजस्व माफी की सूचना वित्त विभाग को देनी होती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में राजकीय धन की प्राप्ति होने पर भुगतानकर्ता को सरकारी रसीद जारी की जाती है। ऑफिसों में हमसे कोई राशि ली जाती है तो हमें एक रसीद दी जाती है वापस सामने, तो उस रसीद के नंबर कौन से हैं, किस फॉर्म में, किस GA फॉर्म में होता है? तो इसके लिए बहुत ही फेमस और ये सही सबको लगभग पता है कि इसके लिए GA 55 होती है। सभी को प्राय सारे डिपार्टमेंटों में यही है, GA 55 एक ये रसीद है जो प्राप्ति के रूप में दी जाती है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सरकारी धन की जमा रसीद गुम होने पर भुगतानकर्ता को डुप्लीकेट रसीद किस प्रारूप में दी जाएगी? अब सरकारी धन की अगर जमा रसीद गुम हो गई है तो भुगतान जो कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट रसीद चाहिए, तो वो किस प्रारूप में दी जाएगी? किस प्रारूप में दी जाएगी? उसको केवल उसका प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा, रसीद नहीं मिलेगी दूसरी। उसको रसीद मिलती है तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है कैश बुक में, तो डबल हो जाएगी। इसलिए उसका केवल प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इन्होंने फला रसीद संख्या द्वारा इन्होंने ये राशि भुगतान कर दी थी, दोबारा उसको रसीद दे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, सरकारी धन का लेखांकन करने के लिए कैश बुक संधारित की जाती है। ठीक है, उसका एंट्री करने के लिए कैश बुक होती है। उसका GA फॉर्म क्या है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में, पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि इसका जीए फॉर्मेट क्या है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखें कि कैश बुक का जीए फॉर्म GA48 होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। सामान्यतः किस राशि से अधिक की राशि के लिए जब तक अधिकृत नहीं किया जाए नगद प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। देखो, ऑफिसों में जब तक राशि प्राप्त करते हैं ना, तो आप हम जैसे जमा कराते हैं तो उसमें ज़्यादातर राशि कितनी कैश ले सकते हैं, उसके बाद में सामान्यतः उसको कैश के माध्यम से नहीं बल्कि चेक और डीडी के माध्यम से ही लेना होता है ऑफिसों को। तो वो कितनी राशि है, जितनी राशि तक ये कैश ले सकते हैं, कितनी राशि है वो राशि है 500 रुपये। 500 रुपये तक की राशि, इससे ज़्यादा राशि नगद नहीं ली जानी चाहिए जमा के लिए। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 65। तहसील उप तहसीलों में 500 से अधिक की राशि नगद तभी स्वीकार की जाएगी जब, और देखो 500 रुपये से अधिक की राशि स्वीकार कर सकते हैं तहसील और उप तहसीलों में, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कब स्वीकार की जाएगी? इसका उत्तर है राशि की सेफ कस्टडी की व्यवस्था हो, कि राशि रखने के लिए सुरक्षित स्थान हो, तो उससे अधिक की राशि वो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए मैं समझता हूँ शायद ये काफ़ी है इतना इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में 66 नंबर क्वेश्चन से अपन फिर आगे इसको देखेंगे। तब तक नमस्कार, खुश रहो, मज़े करो।